आप में से ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आते हैं। यहाँ ज़्यादातर बोलना भी ठीक नहीं है, बल्कि सभी लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो है इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन में फ़र्क नहीं समझते, और यही गलती लाखों इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाती है। अगर मैं कहूँ कि भारत का सबसे बेहतरीन कंपनी, यानी कि जो सबसे प्रेस्टिजियस कंपनी इन्फोसिस, ने भी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत लंबे समय तक डुबोया। आपको ये यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कंपनी खराब नहीं थी, मैनेजमेंट खराब नहीं था, बिजनेस भी शानदार तरीके से बढ़ रहा था, फिर भी लोगों को नुकसान हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ? आज इसी वीडियो में हम यही बात करेंगे। मैं आपको कहानी बताने वाला हूं, वो कहानी जो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा लेसन लेके आएगी। आइए सबसे पहले बेसिक बात को समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न आने के दो ही तरीके हैं। नंबर एक कि फंडामेंटल्स, यानी कि कंपनी की अर्निंग बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, कैश फ्लो बढ़े और डिविडेंड मिले। ये सब जब ग्रोथ होती रहती है तो कंपनी में फंडामेंटली आपको अच्छी कंपनी लगती है और उसमें प्रॉफिट की उम्मीद आप करते हैं। दूसरी बात होती है स्पेकुलेशन, यानी कि लोग कंपनी की असली वैल्यू नहीं बल्कि उसके शेयर के भविष्य के फ्यूचर पर, जिसे हम कहते हैं प्राइस इन कर लिया गया, फ्यूचर पर दाव लगाती है। जब शेयर की कीमत कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ चलते हैं तब तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब उसमें डिसअपॉइंटमेंट आता है या जनरल सेंटिमेंट में डिसअपॉइंटमेंट आता है तो वो सब कुछ खराब हो जाता है। यानी हम ये कहें कि जैसे ही कीमत फंडामेंटल से बहुत आगे निकल जाती है वहीं से बबल बनना स्टार्ट हो जाता है, और यह बबल, जो भी बबल बनता है उसका अंत हमेशा पेनफुली होता है, दर्दनाक ही होता है। चलते 1999-2000 में, उस समय इन्फोसिस भारत की सबसे ज़्यादा फेवरेट कंपनी हुआ करती थी, पसंदीदा कंपनी थी। आईटी बूम चल रहा था, आईटी की कंपनी थी और इसीलिए हर साल रिटर्न दी जा रही थी। हर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो इन्फोसिस से स्टार्ट होता था, हर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इन्फोसिस से स्टार्ट होता था। जैसे ही कुछ समय बाद में हिंदुस्तान लीवर से स्टार्ट होने लगा और रिसेंटली पिछले 10 सालों में, 10 साल पहले एचडीएफसी बैंक से स्टार्ट हुआ करता था। यहाँ तक कि स्मॉल के फंड्स में भी इन्फोसिस, एशियन पेंट और एचडीएफसी बैंक कंपनी होने लग गई थी। इन्फोसिस उस समय शानदार ग्रोथ कर रही थी। मार्केट को लग रहा था कि यही भारत का भविष्य है, यही आईटी सेक्टर का भविष्य है, और इसी उत्साह में 1999 में जो शेयर का भाव 2000 रुपये चल रहा था, जो शायद उस समय के राइट वैल्यूएशन पे रहा होगा, लेकिन एक साल के भीतर इस स्प्लिट एडजस्टेड वे में वो 12,000 रुपये पहुँच गया, यानी कि 6 गुना हो गया सिर्फ एक साल में। हर तरफ एक ही बात थी कि इन्फोसिस अनस्टॉपेबल है। इन्फोसिस मतलब इंडिया, इंडिया मतलब इन्फोसिस, मतलब इन्फोसिस ही है जो इंडिया को नए शिखर तक ले जा सकता है। और ऐसा हुआ भी सही, उनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई कमी नहीं आई, लेकिन जो बाजार में हुआ वो कुछ उसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। सन 2000 में टूटकर ये भाव लगभग 7,000 रुपये हो गया, यानी कि कुछ ही महीनों में हजारों करोड़ रुपए की वेल्थ खराब हो गई। और सबसे बड़ी बात कि इन्फोसिस की कंपनी में कहीं कोई गलत नहीं था, बिजनेस बढ़ रहा था, रेवेन्यू बढ़ रहा था, प्रॉफिट बढ़ रहा था, मैनेजमेंट भी वही कर रहा था जो उसने उम्मीद लगा रखी थी या जो उसने एक्सपेक्टेशन दी थी, उसको आउट परफॉर्म कर रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स में। फिर शेयर क्यों गिरा? और ये शेयर सिर्फ 6 महीने में नहीं गिरा, बल्कि अगले 4 साल तक नए बॉटम बनाता रहा। इसका जवाब नंबर्स में छिपा है। उस समय इस इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 85,000 करोड़ रुपए था। यहां मैं डेटा आपसे बता रहा हूं कि सन 2000 में इन्फोसिस का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 294 करोड़ रुपए, 2001 में 629 करोड़ रुपए, 2002 में 808 करोड़ रुपए, 2004 में 1243 करोड़ रुपए, यानी कि ये CAGR प्रॉफिट 43% रहा। लेकिन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 85,000 करोड़ एक समय ऊपर में था, वो 2004 आते आते 33,000 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। उस समय आईटी बबल के कारण इन्फोसिस 100 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर चल रहा था, ट्रेड कर रहा था। 100 पी रेशियो, आज हम जनरली देखते हैं 40-50 पी रेशियो हम अच्छी कंपनीज को देते हैं, और उससे ये वैल्यूएशन सही साबित करने के लिए कि 100 पी रेशियो पे चलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिखानी थी। कैलकुलेशन यदि हमें ये बताती है कि उस समय का वैल्यूएशन सही मान लें तो इन्फोसिस जो लगभग 85% एनुअल ग्रोथ से यदि अगले 10 साल तक ग्रो करती रहती तो 2010 तक, यानी कि 2000 की बात कर रहा हूँ, 2010 तक इसका रेवेन्यू लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाता। और अगर उस समय 2010 में 4 लाख करोड़ के रेवेन्यू पर उसको भी 100 पी यदि हम दे रहे होते तो इस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन $9 ट्रिलियन से ऊपर हो चुका होता। और $9 ट्रिलियन इतनी बड़ी फिगर होती है जो सन 2000 में अमेरिका की टोटल जीडीपी उसके आसपास हुआ करती थी। जरा सोचिए क्या ये पॉसिबल था? अकेली भारतीय कंपनी पूरे अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर हो जाए 10 साल बाद में, डाउन द लाइन 10 ईयर्स। इसलिए बिजनेस नहीं गिरा, लेकिन बाजार का उसका वैल्यूएशन गिरा। और डेटा में यदि हम देखते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया 2000 से 2004 के बीच में प्रॉफिट CAGR 43% रहा, लेकिन उस पीरियड में मार्केट कैपिटलाइजेशन में CAGR -14% रहा।
यानी कंपनी का बिजनेस लगातार बेहतर हो रहा था लेकिन रिटर्न नेगेटिव मिल रहा था इन्वेस्टर्स को। इसका मतलब साफ है कि अच्छी कंपनी खरीदना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, सही समय पर सही कीमत पर खरीदना भी जरूरी होता है। और इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों गलत नहीं है। आप इन्वेस्टर है चाहे स्पेकुलेटर है, दोनों गलत नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके लिए कौन सा तरीका अच्छा है, आपको क्या सूट करता है, इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में आए तो पहले अपना विजन तय कर लें कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका विजन क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एनालिसिस किस लेवल का है। इसलिए सबसे पहले ये समझिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, फिर अपने लिए स्ट्रेटेजी चुनिए। क्योंकि गलत स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि गलत इंसान के लिए चुनी गई स्ट्रेटेजी गलत होती है। बेंजामिन ग्राहम ने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी, ऑब्वियस प्रॉस्पेक्ट्स फॉर फिजिकल ग्रोथ इन ए बिजनेस डू नॉट ट्रांसलेट इनटू ऑब्वियस प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। यानी किसी कंपनी का शानदार भविष्य होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टर्स को भी शानदार रिटर्न मिलेगा, जो इन्फोसिस में चरितार्थ भी हुई। क्योंकि रिटर्न सिर्फ कंपनी की ग्रोथ से नहीं बल्कि कंपनी की उस ग्रोथ के लिए आपने कितनी कीमत चुकाई है इस बात से तय होता है। आज भी मार्केट में यही हो रहा है। कई लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के नाम पर सिर्फ मोमेंटम स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो बिना वैल्यूएशन देखे कि किस वैल्यूएशन पे हम चीज़ खरीद रहे हैं, हम खरीद लेते हैं। लेकिन याद रखिए, मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशंस और स्पेकुलेशन से चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्निंग और फंडामेंटल ही जीतता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई शेयर खरीदें तो अपने आप से पूछिएगा, क्या मैं एक बिजनेस खरीद रहा हूं और वो रिजनेबल प्राइस पर खरीद रहा हूं, या मैं स्पेकुलेशन के लिए खरीद रहा हूं जिसमें हम प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करना है। क्योंकि ग्रेट कंपनी हमेशा ग्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ग्रेट कंपनी तभी ग्रेट इन्वेस्टमेंट बनती है जब वो सही वैल्यूएशन पर खरीदी जाए। और याद रखिएगा, ग्रेट कंपनी प्लस रॉन्ग वैल्यूएशन यानी कि बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यदि आप इन्वेस्टर हैं तो। और इसी तरह ग्रेट कंपनी प्लस राइट प्राइस प्लस लॉन्ग टर्म पेशेंस यानी कि वेल्थ क्रिएशन, ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको दिया है। और यही इन्वेस्टिंग की असली ताकत है। यही वजह है कि कुछ लोग इन्फोसिस जैसी शानदार कंपनी में भी पैसा गंवाया था उस समय में, जबकि कुछ लोगों ने उसी कंपनी में करोड़पति बन गए। फर्क सिर्फ कंपनी का नहीं है बल्कि सोच का है। उस समय 100 पीई पर यदि इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट किया होगा, जरा सोचिए उसने कितनी वेल्थ क्रिएट किया अगले 10 साल में या अगले 4 साल में। एक अच्छी कंपनी ओवर वैल्यूएशन पे यदि शॉर्ट की जाए तो भी वो पैसा देती है। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि आप स्पेकुलेटर है या इन्वेस्टर है? आपके लिए ज़्यादा सुटेबल क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने टाइम होराइजन को जरूर डिफाइन कर लें कि आप कौन सा इन्वेस्टर हैं। क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 3 साल से प्लस की सोचते हैं? क्या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जो 1 साल से 3 साल की सोचते हैं? क्या आप पोजिशनल इन्वेस्टर हैं जो 1 वीक से और 10 वीक के बारे में सोचते हैं? या आप स्विंग ट्रेडर हैं जो लेस देन 1 वीक के या 2 वीक या 3 वीक के बारे में सोचते हैं? बताइए कि आप कौन से इन्वेस्टर हैं। हम बात करेंगे कि किस इन्वेस्टर को किस समय में किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग। मैं हूं पंकज लड्डा और मेरा मानना यह है कि भारत को सेवर्स की नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स की जरूरत है। इसलिए समझिए और फिर निवेश कीजिए, क्योंकि सही इन्वेस्टिंग ही आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का रास्ता क्लियर करती है। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.